न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक आम आदमी भी कैसे न्याय पा सकता है इस देश में, और एक प्रेसिडेंट का क्या काम है। तो गाइस, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। लेकिन एक और दिवस हम बनाते हैं अपने देश के लिए, जिसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को बनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान हमारे पास नहीं था। इसलिए 1 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने। ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिवस को मनाते हैं, उस डे को मनाते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें एक आम आदमी से लेके एक प्रेसिडेंट तक की पावर्स, उसके राइट्स, उसके अधिकार, न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक आम आदमी भी कैसे न्याय पा सकता है इस देश में, और एक प्रेसिडेंट का क्या काम है, उसका प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, उसमें चीफ मिनिस्टर का क्या काम है, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका क्या काम है, जैसे पंचायत हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारा ये संविधान बना, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 थी शेड्यूल्स। शेड्यूल्स को कहते हैं हम अनुसूची। अब शेड्यूल्स क्या होता है? शेड्यूल्स होते हैं लिस्ट, कि उसमें ये इस देश की, जैसे हमारा एक देश है, उस देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उसमें लिस्ट में जो दे रखा है कि वो पहली लिस्ट में ये हमारी स्टेट्स हैं। तो लिस्ट है 8 तरीके के शेड्यूल्स से पहले, 395 आर्टिकल्स थे, और वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, या वो 22 पार्ट्स में आते थे। जैसे जैसे हमारा ये टाइम बढ़ा तो उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए, चेंजेस हुए, कुछ चीज़ें जोड़ी गई, कुछ चीज़ें हटाई गई। तो उसमें उसको जो 22 पार्ट्स थे वो हो गए हैं आज के टाइम पे 25 पार्ट्स, जिसमें 448 आर्टिकल्स आते हैं, और 8 शेड्यूल से बढ़कर आज बन चुका है वो 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, मतलब 12 लिस्ट आ चुकी हैं कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। वो सब उस शेड्यूल्स में है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा मैं बताता हूँ। तो ये जो है, ये है हमारे पार्ट्स। पहला पार्ट है, देखिए पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि 1 से 4 आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है। सेकंड है सिटीजनशिप, सेकंड जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप। थर्ड है फंडामेंटल राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। फिफ्थ में आ जाता है, जो फोर्थ के ए में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। अब सिटीजनशिप जो आती है वो आती है 5 से 11 में। फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 में, 36 से 51 में, 51 ए में, और 52 से 151 में। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात होती है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके उनके अंदर जो भी मंत्री आते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4। अब अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आपको ऐसे याद कर लेना है जो आर्टिकल हैं 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151। अब 52 से 151, 151 के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स एक तरीके से कह सकते हैं हम, वो हैं दे रखे। जैसे द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है 52 से 78 के, मतलब 52 से 78 के बीच में। पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है 79 से 122 के बीच में। लेजिस्लेटिव के बारे में बताया गया है 123 के बीच में। अब जो मैं आपसे बात करूंगा आज, मैं 123 तक ही बढ़ाऊंगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में इसके आगे हम बात कवर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, और 52 से 151। तो सबसे पहले बात करते हैं जल्दी से प्रेम्बल। अब प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। प्रेम्बल है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल एक लैटिन, ये हमारा जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन,
क्या होता है इसका मतलब? इंट्रोडक्शन, कि हमारे संविधान का इंट्रो कराने के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो इसका जैसे एक बुक के बारे में जो आगे एक पेज होता है कि इसमें क्या हमें बताने वाला है, या फिर एक तरीके से उसकी समरी दे देना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी समरी इस प्रेम्बल के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो जो ये है हमारे कि वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, मतलब जो ये हमारे भारत के लोग हैं, ये भारत को एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय देने में, विचार व्यक्त करने में, उनकी स्थिति के अवसर की समानता देने में और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है ये संविधान। या फिर एक बढ़ावा देता है, बंधुता, भाईचारे को बढ़ाने की बात करता है। तो आपको जो याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है हमारा। सोवरेन हमारा कि हम हमारे जो भी मैटर होंगे, हमारे देश के जितने भी मैटर होंगे वो उससे हम ही डील करेंगे, ना कि कोई बाहर की कंट्री उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो वो सोवरेन का मतलब ये होता है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, यहाँ पे हर तरीके के समाज के लोग रहते हैं, वो भाईचारा निभाते हैं। सेक्युलर कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, उसका सभी सम्मान करते हैं। कोई भी अपने धर्म का चेंज करने में या फिर जो भी धर्म वो अपनाना चाहता है वो अपना सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि इस देश का यही धर्म है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, यहाँ पे लोकतंत्र है, लोगों का राज है। जस्टिस, ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं उस पर वो कर रहा हूँ हाईलाइट। देखिए, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जो यूपीपीएससी के पेपर में ये एक तरीके से पूछा भी गया था कि इसका ये कर्म क्या है, मतलब ये किस कर्म में लिखे हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो हमारा देश है वो जस्टिस के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है और फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है। मतलब न्याय देगा, लोगों को न्याय मिले इस देश में, विचार व्यक्त कर सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है, प्लस इसमें इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, कोई भी किसी भी के लिए समान नहीं है। मतलब पहले हमारे देश में बहुत सारी समानता के ऊपर बहुत था कि लो कास्ट हाई कास्ट के ऊपर, रंग भेद के ऊपर भेदभाव किया जाता था, तो उस चीज़ को इसमें ख़त्म किया गया है। और फ्रेटर्निटी मतलब व्यक्ति राष्ट्र की एकता के बारे में बात करता है, हमारी बंधुता को बढ़ावा देता है, भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये 42, ये जो 2 वर्ड्स हैं, 3 जो वर्ड्स हैं, ये जो एक वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर और मैं आपको बताता हूँ, ये 2 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो है ये इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन, मतलब पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, तीसरा, ऐसी 42वां संशोधन, 42वां चेंज हुआ, उसमें इन 3 वर्ड्स को इंक्लूड करा जो कि हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और ये कब चेंजेस हुए थे? ये हुए थे 1976 में। 1976 में ये 3 वर्ड्स जोड़े गए जिसको कहते हैं हम सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, कि इंदिरा गांधी ने इसमें चेंजेस किए थे। और पहले पहले इसमें ये 3 वर्ड्स इंक्लूड नहीं थे। तो आपको ये बात याद रखनी है। मैंने ये बता दिया आपको। 26 जनवरी 1949 में, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका मतलब लागू हुआ और देश को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से आज बनाते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए, ये जो हमारा संविधान का जो पहला पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है।
जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम, जल्दी से। फर्स्ट से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, इसमें क्या क्या आर्टिकल्स हैं, किसके बारे में वो बात करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहला जो है पार्ट 1 जो बात करता है वो बात करता है 1 से 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच में जो बात होती है वो बात होती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। यूनियन मतलब हमारा देश, संघ और उसके क्षेत्र, हमारा देश और उसके क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम एंड टेरिटरी मतलब जो भी हमारे संघ का नाम है और उसके क्षेत्र मतलब इंडिया, और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कि मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सब सारी स्टेट्स के बारे में इसमें बात करता है। सेकंड में बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब किसी भी नए राज्य की प्रवेश करना हो या उसकी स्थापना करनी हो तो वो हमें ये अधिकार देता है कि भारत की सरकार को ये अधिकार देता है कि वो कोई भी नई स्टेट को इंक्लूड कर सकती है और उसकी स्थापना भी कर सकती है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं, 2014 में तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो वो इसी आर्टिकल 2 से की पावर से आया था। तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स, कि नए राज्यों का गठन कर सकता है, उनकी क्षेत्र को, सीमाओं को, उनके नामों को बदलने का या फिर उसको बनाने का सब का अधिकार देता है ये नंबर 3। ठीक है, तो आपको वैसे याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की अगर मैं बात करता भी हूँ तो वो होती है लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो जो ये एक जो दूसरा और तीसरे मतलब ये लॉज बनाए गए हैं, जो दूसरा और तीसरा जो भी नई स्टेट्स हम इंक्लूड करेंगे उसके जो कानून है वो इसमें इसके बारे में बात होती है कि कानून किस किस कानून को लागू किया जा सकता है किसी भी नए स्टेट्स में बनाने में या फिर उनका नाम रखने में, उनकी बाउंड्रीज़ को इंक्लूड करने में, उनके एरिया को अपनाने में। ठीक है, तो ये बस ये फर्स्ट से 4 हो गया यूनियन इट्स टेरिटरी, नाम, उसको नई स्टेट्स को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, एरिया बाउंड्रीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। पार्ट टू है 5 से 11। पार्ट 2 क्या है, 5 से 11 के बारे में बात होती है। 5 से 11 में बात होती है हमारी जो इम्पोर्टेंट है इसमें 5 से 11 जो आपको पढ़ना है वो ये आप पढ़ सकते हैं। पहला 5 वो करता है सिटीजनशिप की बात। किसकी बात करता है, सिटीजनशिप की, नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप हो गया, 5वां पढ़ सकते हो आप इसमें, 6ठा पढ़ सकते हो, 6ठा इंपॉर्टेंट है और 11वां इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस में ज़्यादातर इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। जल्दी से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें नागरिकता मिली हुई है भारत की, लेकिन कल हम अमेरिका में जाएंगे तो हमें वहाँ की नागरिकता मिलने में कुछ प्रोसेस होगा। तो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत संविधान के नागरिकता की बात करता है हमारे 5वें में। 6ठे में क्या कहता है, 6ठे आर्टिकल में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत चले आए, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको नागरिकता देने की बात करता है 6th आर्टिकल। 7th आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार है, जो पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी सिटीजनशिप का अधिकार देता है 7वां आर्टिकल। 8 आर्टिकल बात करता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की। आज मैं यहाँ रहता हूँ, कल मैं अमेरिका चले जाऊँगा तो वहाँ पे क्या मेरे से भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी अगर मैं वहाँ रह गया? नहीं, मैं वहाँ तब भी भारत का ही नागरिक हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के अधिकार की बात करता है। अगर इसी में अगर हम कहें तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी भारत के ही वो हैं, नागरिक हैं, जो मतलब उनके पेरेंट्स या वो ग्रैंड पेरेंट्स यहीं पे रहते होंगे फिर वो वहाँ पे शिफ्ट कर गए। बात करते हैं 9th की। 9 में बात करता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, मतलब व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, नागरिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हों वो भारत के
वो नागरिक नहीं है। अगर जैसे कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो हमारे नागरिक नहीं है। नागरिकता के अधिकारों को जारी रहना, कि नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे। और 11वां जो बात करता है, जो भी ये जो नागरिकता, जो भी नागरिकता के ये लॉ होते हैं, कानून होता है, वो उस पर अधिकार जो है उसको रेगुलेट कौन करती है? पार्लियामेंट करती है, संसद करती है, मतलब मोदी के अंडर वो सब आते हैं। तो इसी से अगर हम बात करें कि अभी कुछ टाइम पहले इसी के लिए CAA टाइप का कुछ अमेंडमेंट आया था, या फिर NRC कहते हैं उसे, वो इसी से लाया गया था। तो CAA जो आया था वो इसी के लिए आया था, तो इसी का यूज़ करके पार्लियामेंट में वो बिल पेश किया गया था CAA का। तो आपको इसमें याद रखना है 5, 6 और 11, 1 से 4, 5 से 11 कंप्लीट हो गया। जल्दी से बात करते हैं 12 से 35 की, जिसमें हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 12 से 35 में बात होती है फंडामेंटल राइट्स की। खैर वो 31 तक होती है, कुछ जो 32, 33, 34, 35 है वो अलग है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 12 क्या का बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के बारे में बात करता है, कि परिभाषा की हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। एक आम आदमी का फंडामेंटल राइट क्या है उसके बारे में बात करता है, मौलिक अधिकार क्या है। 13 बात करता है उनको मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानून, मतलब जो उनको कानून मौलिक अधिकारों से जो जुड़े कानून हैं वो इसमें 13 में आते हैं। तो सबसे 14, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, इम्पोर्टेंट स्टार्ट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 14 से 18 में आता है पहला फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू इक्वेलिटी, मतलब समानता का अधिकार। 14 से 18 है हमारा राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है, गरीब हो अमीर हो, गोरा हो काला हो, या फिर किसी नीची जाति का हो ऊंची जाति का हो, मतलब कानून के समक्ष सब समान है। कोई भी कानून के सामने कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। 15 जो बात करता है वो बात करता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या स्थान के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। प्रोविजन है। पहले हमारे इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें ये डिटेल में नहीं है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊँ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इनकी डिटेल एक वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि इसके डिटेल्ड क्या है। जैसे 15.1 की बात करें, 15.1, 15.2 उनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है इसमें। 15.2 के जो इम्पोर्टेंट है, SSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 15.2 से, कि कोई भी नीची जाति का या फिर SC ST में कोई भी, या फिर कोई भी लोग होटल में या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पे जाकर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी, मतलब शॉप में जाकर आप यूज़ कर सकते हो पानी पीने का, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट को यूज़ कर सकते हो। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पढ़ लेना ध्यान से। 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार में समक्ष सबको अवसर की समानता मिलेगी। मतलब जैसे कोई भी फॉर्म निकलता है UPSC का, SSC का, या फिर किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म का, उसमें कोई भी सबको समान अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, या कोई अमीर है तो उसका फॉर्म भरने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर मिलता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कोई भी तुमसे छुआछूत नहीं कर सकता, कि छूने पे कोई भी आपसे भेदभाव करे, वो चीज़ें नहीं हो सकती। उपाधियों का उन्मूलन, मतलब टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी अपने टाइटल्स को नहीं लगा सकता 2 लोगों को छोड़ के। कौन है वो 2 लोग?
टाइटल्स होते क्या हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर अजय, डॉक्टर अमित, ऐसे कोई उपाधि का यूज़ किसी जगह नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट चीज़ों में उनका टाइटल्स को, लेकिन दो लोग कर सकते हैं, एक होते हैं टीचर्स और एक हैं आर्मी वाले, वो अपने टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेजर प्रताप सिंह, वो अपने टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और जैसे डॉक्टर हो गए या फिर वकील हो गया, एडवोकेट, तो वो सब अपने टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे क्या है कि इक्वलिटी बनती है। ठीक है, तो 14 से 18 में आ गया समझ, 14, 15, 16, 17, 18। अब 19 से 20, अब 18 के बाद आएगा 19 से 22, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम की। 19 से 22 किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? 19 क्या कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है। कोई भी, जैसे आजकल जिसका मैं एक एग्जांपल दूं, वैसे इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है, आप कहीं भी घूम सकते हो किसी भी इंडिया में। अगर आज आप दिल्ली में हो, कल आप हैदराबाद में जाओगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपसे पासपोर्ट लिया जाता है, वीज़ा लिया जाता है, वो सब पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको इंडिया में ही घूमना है तो आपके पास फ्रीडम है घूमने का, स्पीच देने का। जैसे लोग वो लगा लेते हैं जो भाषण देना होता है, कोई भी कीर्तन होता है तो लगा सकते हैं ना, वो जो वही होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आपको कुछ बोलना हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, वो 19 में बात होती है। 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, जब अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपको वो सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी ने कोई क्राइम किया, आपने देखा होगा, लेकिन जब तक वो क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता कोर्ट में, जब तक उसको एक प्रोटेक्शन मिलती है, उसके वकील की, उसके पुलिस की एक प्रोटेक्शन मिलती है, उनको ऐसे किसी के भी हाथों नहीं दिया जाता। 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। कोई भी किसी की लाइफ नहीं ले सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी की लाइफ, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ से लाइफ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है सबका, एक पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 21 के ए में बात होती है राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन ये अमेंडमेंट से आया था 86वां अमेंडमेंट से आया था, याद रखना। 86 अमेंडमेंट से आया था 2002 में, 36वें 86 से संशोधन से 2002 या 4 में, आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट में, किस संशोधन में आया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होता है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, इस समय आता था। आज 6 से 14 साल के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में सबको एक वो मिलती है, फ्री शिक्षा मिलती है, वो आपको राइट टू एजुकेशन से मिलती है। 22वां कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि प्रोटेक्शन है आपको अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, किसी भी मामले में गिरफ्तारी के या हिरासत के खिलाफ आपको संरक्षण मिलता है। ओके, चलो चौथे की बात करते हैं। चौथे में बात होता है हमारा तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार को। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, मतलब कोई भी मानव तस्करी नहीं कर सकता। किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, उसे बेचना, ये एक घोर अपराध है। और किसी को ज़बरदस्ती श्रम पर भी नहीं ला सकता। लेबर, छोटे बच्चों को जो पहले लेबर पे लगा दिया जाता था, वो भी अब नहीं लगाया जा सकता, वो इसका रोक लगाता है। कौन सा? 23 आर्टिकल्स। 24 में बात हुई है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज में कोई भी चिल्ड्रन को, मतलब कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, मतलब बच्चों को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री में नहीं लगाया सकता। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है।
फोर्थ बात करता है, फोर्थ हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे देश में, जो कि 25 से 28 में आता है, 25 से 28 में आता है। ठीक है, अभी तक आपको याद समझ आ रहा है ना? 14 से 18, 19 से 22, 23, 24 और 25 से 28, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला कौन सा था? पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अब है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने धर्म का स्वतंत्रता, अपने धर्म की अभ्यास कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा अपना धर्म का मानने में, उसका प्रचार करने में। 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, मतलब धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक मामले हों, मतलब आपको कोई कुछ कराना हो धर्म से रिलेटेड, जैसे कोई कथा करानी हो, कोई रैली निकलवानी हो, तो वो आप निकाल सकते हो, उसको में भी आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे बहुत सारे यात्राएं निकलती हैं धर्म से रिलेटेड, या वो सब इसी में आती हैं। अच्छा, 26 में 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। कि जैसा आपने देखा होगा कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो भी कोई कर होता है, टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कोई धर्म का काम कर रहे हो और उसका प्रचार कर रहे हो किसी भी, तो उसमें कोई टैक्स आपसे गवर्नमेंट नहीं लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 27, इसमें आप याद रखना 27 बहुत इम्पॉर्टेंट है। टैक्स फ्री वो होता है, हमें इसमें मिलता है। 28 होता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। जैसे हमारे बहुत सारे देश, देखिए ये सारे धर्म हैं, ये सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख धर्म, बहुत सारे धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, मतलब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। जैसे आपने देखा होगा किसी भी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में आपको गीता, कुरान या बाइबल ये सब नहीं पढ़ाया जाता, वो क्योंकि वो उसमें नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें संस्थानों में धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता दे रखी है, वैसे करना चाहें तो हो सकता है। पांचवा बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, जो कि 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इसमें बात होती है 19 से 31 में, 19 से 31 में हमारी बात होती है किसकी? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के बारे में, कि बच्चों को जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। जैसे हमारे देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की कम है। जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लोगों को, या फिर माइनॉरिटीज़ में ज़्यादातर मुसलमान ही आते हैं, इस्लाम धर्म के लोग आते हैं, जो उनको कुछ हितों की सुरक्षा मिली हुई है अल्पसंख्यकों के। 30 बात करता है राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन शो, मतलब अगर कोई भी अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपने प्रचार करने में या अपना बढ़ावा देने में, अपने आप को फैलाने में। तो जैसे इसकी मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसमें मुस्लिम्स के लिए अलग से वो है, अधिकार है, उन्हें कुछ वो मिलता है, तरीके से रिजर्वेशन मिलती है। और AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम, ये कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, मदरसे हो गए, तो इनमें ताकि इनका भी हित हो सके, इन्हें भी बढ़ावा मिल सके, इन्हें वो अधिकार दिए गए हैं। 29, 30। अब 31 की बात करते हैं। 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 31 में सबसे पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार किसका था? संपत्ति का अधिकार, जो कि बात करता था संपत्ति का अधिकार, कि कोई भी हमारी अगर संपत्ति है तो उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन उसको हटा दिया गया क्योंकि एक केस हो गया था, जो केस के बारे में
ये जो अमेंडमेंट्स में पता चलेगा, ये अभी पहुंच गया है 300 में। जो ये संपत्ति का अधिकार है ये 300 में पहुंच गया। केशव नंद भारती, किसका? केशव नंद भारती का एक केस था। अगर इसके बारे में मैं ब्रीफ में बताऊं थोड़ा सा तो ध्यान से सुनना। केशव नंद भारती का केस था जिसमें कि एक शायद रोड जाने वाली थी, उस रोड पे उनका आश्रम आ रहा था और वो रोड या हाईवे जाना था। उस आश्रम का अब संपत्ति के अधिकार के हिसाब से उन्होंने कंप्लेन कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि मैं इसमें मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं, और इसमें ये केस बहुत टाइम तक चला। लेकिन ये फिर ये मान जाते हैं केशव नंद भारती केस, और ये अपना आश्रम वहाँ से हटाकर वो रोड बन जाती है वहाँ पे, या हाईवे जो भी है वो बन जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये अधिकार हटा दिया, क्योंकि अगर ऐसे आगे जाके बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट में केस करने लग गए तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर 300 में पहुंचा दिया गया, ताकि कोई भी इसका अधिकार का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 31 में क्या था और कहाँ हटा के वो कौन से में पहुंच गया, केशव नंद भारती केस। लेकिन 31 के ABCD, ध्यान से सुनना, ABCD में क्या आता है? 31 का A कहता है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स, मतलब संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ रेगुलेशंस ई स्टेट्स के बारे में लॉज हैं, कानून हैं। और 31 के C में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कानून है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 6th बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि 32 में बात करते हैं। मतलब जितने भी अभी तक मैंने आपको 14 से लेके 31 तक जो भी पढ़ाए, वो जो अधिकार थे कि कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी आपको जाने का हक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा कोई भी अधिकार आपसे कोई भी छीनता है, कोई भी आपकी जान लेना, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो। मतलब इन सब अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है, वो भी किस चीज़ की मदद से? रिट्स की मदद से। रिट्स, ध्यान रखना, रिट्स क्या है? रिट एक तरीके के सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से मान लो हथियार है, जिनसे वो ऑर्डर देके आपको न्याय दिला सकता है। और भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से जो ये 6ठा फंडामेंटल राइट है, उसको भारत की आत्मा या भारत का हृदय की भी उन्होंने एक तरीके से उनका अधिकार दिया है उसे। इसे कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर मैं इसके बारे में पढ़ाऊँ, रिट्स के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। रिट्स क्या है? रिट्स हैं 5 तरीके के रिट्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद कर सकता है उन फंडामेंटल राइट्स को बचाने में। तो सबसे पहला है हर्बिस कॉर्पस मैंडेमस स्टेट्यूटरी प्रोहिबिशन को वारंटो। ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं हिंदी में भी बताऊं, हिंदी में जो है ये उत्प्रेषणित बंदी, इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान से सुनना, जैसे कोई भी अगर कोई क्राइम करता है, उसको पुलिस लेके जाती है, तो कुछ टाइम के अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने किस क्राइम में इसको अंदर किया है, जेल में डाला है, और आपने क्या, इस बंदे का नाम है, क्यों आपने कंप्लेन की और क्या है, सब कुछ आपको कुछ टाइम के अंदर, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सीधा कोर्ट में या फिर जज के सामने पेश करना होता है। उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि पुलिस अपनी मनमानी ना करे और किसी को भी ना उठा ले। इस वजह से मैंडामस है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपको पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करें और सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि
आप अपनी ड्यूटी करिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आपका उस व्यक्ति को हटाने का भी अधिकार है, जिसे इसे हिंदी में कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। और फिर आता है स्टैट्यूटरी। यह सुप्रीम कोर्ट क्या है? जैसे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, आपने कोई केस किया, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कोई केस किया हाई कोर्ट में, अब वो जजमेंट आपके खिलाफ आ गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस कर सकते हो और उसकी जजमेंट को आप दोबारा चेक करवा सकते हो कि वो जजमेंट ठीक थी, या फिर दोबारा से केस लड़ सकते हो जिससे उस जजमेंट को दोबारा से बदला जा सके, आपके हित में फैसला आ सके, अगर आप सही हो तो। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना या फिर एक तरीके से प्रतिषेध करना। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग को रोक सकता है, जैसे किसी भी अपनी निचली अदालत को रोक सकता है, जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक सकता है। तो ये एक तरीके से ऊपर की रोक सकता है, मतलब एक तरीके का अधिकार देता है ये, ताकि कोई भी अगर गलत काम हो रहा हो तो उसको रोका जा सके। को वारंटो मतलब कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई, जैसे मैं अगर क्या एग्जांपल दूं कि आप एक रोड पे जा रहे हो, रोड पे आपका चालान काट लिया किसी कांस्टेबल ने, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल आपका चालान काट लेता है, लेकिन जबकि जो चालान काटने की जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर की होती है, तो आप अपना ये कह सकते हो कि आपने अपना जो अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है और आपके मतलब वो अधिकार में ही नहीं था, तो आप इसकी कंप्लेन पुलिस उस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कर सकते हो और फिर उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है, मतलब उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए याद रखना, जैसे ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर आप जैसे जा रहे हो तो कांस्टेबल आपका चालान नहीं काट सकता, आप कांस्टेबल को पैसे मत दो, आपका चालान जो काटेगा अगर आपने कोई गलती करी है तो वो कौन काटेगा? ट्रैफिक पुलिस का ही कोई इंस्पेक्टर काट सकता है। तो अपॉइंटमेंट का प्रूफ को शो करने के लिए को वारंटो में आता है। तो ये 5 रिट्स हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। 33, 34, 35 इसमें क्या है? 33, 34, 35 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को बलों द्वारा आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति। मतलब जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस मतलब एयर फोर्सेस, क्या जो अभी हमारी आर्मीज़ हो गई, आर्मी हो गई, जो भी हमारी एयर फोर्सेस हो गई, उससे रिलेटेड लॉ को चेंज करने में, उनके रिलेटेड लॉ जो चेंजेस कर सकता है वो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ध्यान रखना। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, 33 कहता है कि कोई भी अगर बलों के, कोई भी आर्मीज़ के लिए कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी संविधान में चेंजेस किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट करेगी। 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कहीं अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है 34 से, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इस भाग के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए एक विधान है, मतलब ये जो भी पार्ट्स है जो मैंने बताया उनको कैसे प्रभाव में लाया जाए वो 35 में बताया गया है। ध्यान देना 33, 34, 35 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार याद कर लेना ताकि ये आपको कभी क्वेश्चन आए तो आप याद रहे। अब बात करते हैं 36 से 51 में, जो कि बात करता है नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि स्टेट्स के बारे में होता है। मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट में जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी, आपके राज्य में बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि कौन बनाता है? राज्य के CM चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं आपके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो उसमें फ्री बिल, फ्री वाटर, वो जो ये तरीके की, जैसे बच्चों को जो खाना सरकार देती है किसी भी स्कूल में, वो सब जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो DPSP में के तहत ही बनाई जाती हैं, कोई भी जो भी CM अपनी स्टेट्स के लिए बनाता है।
तो 36 से 51 में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 36 कहता है कि डेफिनेशन, 36 डेफिनेशन उसकी डीपीएसपी की डेफिनेशन के बारे में बताता है जो मैंने अभी बताई। 37 बताता है, इसमें चलो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे, जैसे इसमें 43 इंपॉर्टेंट है, 41 इंपॉर्टेंट है, जो भी 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 इंपॉर्टेंट है और 38 भी इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ लेना, मैं वैसे मैं सारी बताऊँगा। तो 37 में एप्लीकेशंस आती है। 38 बात करता है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में, मतलब लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, मतलब कि लोग जो इस भी स्टेट में रहते हैं उनका बढ़ावा, उन्हें कैसे बढ़ावा मिले, उन्हें समाज में उनका स्तर कैसे ऊपर जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि वो अपना समाज में उनकी भी स्थिति सभी लोगों के समान आ सके और हमारा देश आगे जा सके। इसमें बात होती है 38 में। 39 बात करता है कुछ पॉलिसीज़ के प्रिंसिपल के बारे में। 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, मतलब राज्य द्वारा पालन किए गए नीति के कुछ सिद्धांत हो गया। 39A बात करता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब 39 ये कहता है कि अगर आप कानून से कोई भी मदद लेते हो तो उसमें आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। कानून व्यवस्था जो है, कानून जो है उन्हें पैसा मिलता है तो वो आपके लिए फ्री है। 40 बात करता है पंचायत की। अब याद रखना इंपॉर्टेंट है, पंचायत के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पंचायत डीपीएसपी में, मतलब 36 से 51 में या नीति निर्देशक सिद्धांत में जो पंचायत है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आप बोलोगे 40 आर्टिकल में आता है। और ये किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? ये गांधी जी ने बताया था इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 41 बात करता है राइट टू वर्क टू एडुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब आपको एडुकेट करने में, आपको काम, आपका अधिकार है काम करने का, आप जहाँ काम करना चाहते हो, जैसी एडुकेशन लेना चाहते हो, पब्लिक असिस्टेंस कुछ केसेस में आपको वो अधिकार देता है। 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लेकिन वहाँ पर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ, मतलब उन्हें उनकी माता को मतलब उनको जो भी छुट्टी चाहिए या फिर एक तरीके से लीव चाहिए वो आपको इसमें मिलता है। और आपको एक तरीके से वर्क की कंडीशंस को, वो कैसी कंडीशन है उसमें कैसी कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए अधिकार दिए गए हैं। कि एक, जैसे मैं बात करूं लेबर की, जो लेबर होते हैं उनको इतना गुजारा भत्ता मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उनका जो मिनिमम वेजेस है वो 18,000 है। जैसे गवर्नमेंट में जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 है, चाहे वो प्यून की हो, उससे नीचे किसी भी सैलरी हो ही नहीं सकती। जो सबसे छोटी कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत भी है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये मैंने बात की 43। वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस, मतलब उनका गुजारा भत्ता कितना होगा वो वर्कर्स के लिए 43 में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी निर्वाह मजदूरी क्या रहेगी। 43A और B में मतलब कि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है कि उनका प्रमोशन कैसे होगा। अब 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 44 कहता है, 44 इसमें मैं बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता है, मतलब सबके लिए जो कानून है सेम है, सबके लिए जो लॉ है, सबके लिए पॉलिसी वो सेम है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, इन सबके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 45 कहता है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब 45 बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन को एजुकेशन फ्री मिलेगी, इसका प्रोविज़न है 45 में। 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब जो एससी के मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं और कुछ वीकर सेक्शन हैं, उनको एजुकेशन में बढ़ावा देने का
अपनी तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ पॉलिसीज लागू कर सकती हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए, कुछ वीगर गरीब लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रमोशन एजुकेशन में प्रमोशन दे सकती है, कुछ पॉलिसीज़ बना सकती है। तो 46 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 46 बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 47 एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का ये एक तरीके से ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को एक हेल्थ अच्छी एक लिविंग दे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे और एक पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। इसलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सब कुछ फ्री रखती है वो इसी के तहत रखती है। 48 बात करता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब कि 47 भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में कि पशु उनके लिए अगर गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना हो तो उन्हें बना सकती है उनको बढ़ावा देने के लिए। 48A बात करता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। 49 बात करता है जैसे दिल्ली में ताजमहल, लाल किला, ये सब हैं, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के बारे में। 50 बहुत इम्पोर्टेंट है, 50 बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 50 जो है सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जुडिशरी मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग जो करता है वो कौन करता है, 50 आर्टिकल। 51 में एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन, न्यायपालिका अलग है और एग्जीक्यूटिव मतलब ये संसद पार्लियामेंट अलग है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए 51 आर्टिकल इनकरेज करता है, मतलब शांति और सुरक्षा को। ये देखो ये ना न्यायपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए 50 आर्टिकल में दिया गया है। पार्ट 4, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं हम। पहला पार्ट क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, 1 से 4। 5 से 11 क्या था, सिटीजनशिप। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। 3 पार्ट हो गए ख़त्म। चौथा पार्ट था DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत। 4th का A पार्ट, 4 पार्ट कंप्लीट होने वाले हैं। यह बात करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के जो लोग हैं उनका कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे देश के प्रति, हम अपने देश को क्या कर्तव्य दे सकते हैं। जैसे कुछ अधिकार हैं कि हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें अपने समाज को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं के अधिकार की बात करनी चाहिए, समाज में कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, या फिर अपने राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति एक सम्मान रखना चाहिए। ये भारत देश मतलब ये देश हमें बहुत कुछ देता है, हमें उसके प्रति भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसमें बातें होती हैं, यही मैंने जो बताया आपको कि हमें अपने कल्चर को सही रखना चाहिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टाइम पर, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस मतलब हमें अधिकार कर्तव्य है कि हमें अपनी समाज को एक तरीके से सुधारना चाहिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दे देनी चाहिए, और अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए, नेशनल सर्विसेज देनी चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल, और अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ना। ये चीज़ ज़्यादातर पूछा नहीं जाता पर फिर भी ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, जो है यूनियन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बटा हुआ है 5 चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर है वो है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले बात होती है प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा जो भारत का पहला नागरिक है वो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे हमारी जो सबसे ज़्यादा पावर है वो प्रेसिडेंट पे, ऐसे इस पर नीचे नीचे जाएंगे।
तो इसमें बात होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। 52 में जो बात होती है प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट कौन है इंडिया में। अभी तो हमारे यहाँ हैं द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे और भारत के अभी पिछले राष्ट्रपति कौन थे, वो आप कमेंट में मुझे बताओ अगर आपको याद है तो। 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन को एक एग्जीक्यूटिव पावर देती है। 54 है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, 54 बताता है। 55 कि वो किस इलेक्शन किस मैनर में होगा। प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस मतलब वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रहेगा, 56 बताता है। 57 अगर री इलेक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। 58 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को इलेक्शन में आना है, किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 59 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफिस के कंडीशन के बारे में। 60 बात करता है ओथ के बारे में। 61 बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 54, 56, 59 नहीं 60 ओथ के बारे में, 61 है इम्पीचमेंट के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 60 मतलब ओथ कौन दिलाए, ओथ मतलब होता है उनकी मतलब शपथ कौन दिलाएगा, कैसे होगी। 61 बात करता है प्रेसिडेंट को हटाने का क्या प्रोसीजर है। इसे हिंदी में महाअभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, महाअभियोग, कैसे चलाया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 62 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। मतलब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित पद के व्यक्ति के पद की अवधि। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, वहाँ पे अभी कोई है नहीं, तो उसको कितने टाइम में भरना है। मतलब वो चेयर जो है वहाँ के जो वो पोस्ट है वो ज़्यादा देर खाली नहीं रह सकती। और उसको भरेगा कौन, उसके लिए भी निर्वाचित व्यक्ति को के लिए वो है एक तरीके का प्रोसीजर है, एक अवधि है, टाइम है। वैसे तो मैं बताऊँ आपको कि जो अगर प्रेसिडेंट की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब ये जो है भारत के अभी जो लेटेस्ट अभी बने हुए हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट। ये आप इसका मुझे कमेंट में नाम बताओ, इनका क्या नाम है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट एक तरीके से ऑफिशियल चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन होता है। 64 में बात की गई है। 65 होती है अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तो उसकी कुर्सी को सीधा वाइस प्रेसिडेंट बढ़ेगा। 65 में बात की गई है। 66 में बात की गई है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। 67 उसके टर्म ऑफ ऑफिस मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट कब तक बना रहेगा। 68 में अगर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तो उसको कितनी देर में भरना है, उसमें बारे बात की गई है। 69 में उसके ओथ के बारे में बात की गई है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन कि अगर प्रेसिडेंट की अगर मतलब राष्ट्रपति के कार्यों मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति के जो कार्य हैं जो वहाँ पे वो नहीं कर रहे वो उनके कार्यों को वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और 71 कहता है मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उसके जुड़े मामले। मतलब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव के मामले हैं वो उसमें जो भी मामले हैं वो 71 में आएंगे। तो बहुत ध्यान से याद रखना भी जो मैंने बताया। 52 में प्रेसिडेंट, 60 में ओथ प्रेसिडेंट की, 61 में उसका इम्पीचमेंट मतलब उसको हटाया जाए, 63 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट और 66 में उनका इलेक्शन, 69 में उनकी ओथ। अब बात करते हैं 72 की। अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन पे एक पावर है, बहुत इम्पोर्टेंट पावर है। 69
नहीं, 72 में ये पावर है हमारे प्रेसिडेंट की कि अगर कोई क्रिमिनल है, उसको फांसी की सज़ा होती है, तो उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करवाया जा सकता है या किसी की सज़ा को कम भी करवाया जा सकता है। वो पावर किसको दी है? प्रेसिडेंट को है वो पावर। और दूसरी वही पावर एक स्टेट के गवर्नर को भी दी गई है। वही मैं बताऊंगा, जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसी स्टेट में सीएम होता है। देश का प्रेसिडेंट होता है, ऐसी स्टेट का गवर्नर होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दो व्यक्तियों को ये पावर मिलती है किसी की फांसी या किसी की सज़ा कम करने के लिए, किसी भी सस्पेंड करने के लिए, कम्यूट करने के लिए, लिमिट करने के लिए। तो वो मिलती है एक प्रेसिडेंट को और दूसरी गवर्नर को। 73 है द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का जो बढ़ाने का जो अधिकार है वो भी है इन पे। अब जो इम्पोर्टेंट है 72 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 से बात होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, COM इसे कहते हैं। COM किस में आता है? तो आप बोलोगे 74 में। और COM जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद जो बनता है, वो मंत्री जो बनता है, मंत्री परिषद, वो प्रेसिडेंट की एडवाइस से बनता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए। 74 में है, मतलब जो भी अगर राष्ट्रपति को कोई काम करना है उसको जो सलाह देंगे वो उनका मंत्री परिषद होगा, जो उस टाइम की सरकार होगी। जैसे इस टाइम की सरकार है मोदी के अंदर जो भी बीजेपी के अंदर जितने भी मंत्री परिषद है, मंत्री आते हैं, वो सब राष्ट्रपति की सहायता करते हैं कोई भी काम करने में। 75 कहता है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखना है इसमें जो COM है वो आते हैं किससे? मोदी जी के, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में ध्यान देना। अब 76 के बारे में बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक तरीके से वकील। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल जो आते हैं वो आते हैं 76 में। 74 में प्राइम मिनिस्टर, 76 में अटॉर्नी जनरल, 77 में क्या बात होती है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, मतलब भारत सरकार के कामकाज का संचालन 77 में दिया हुआ है। और 78 का जो दिया रहा है वो है राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मतलब प्रधानमंत्री अगर कोई भी काम करता है, कोई भी कानून बनाता है, तो उसको सीधा किसको देना है? वो कर्तव्य है उसका, क्या है? प्राइम मिनिस्टर का, कि वो सीधा प्रेसिडेंट के साइन लेगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि प्राइम मिनिस्टर को जैसे कोई कानून बनाना है, तो उस कानून को एंड में जो साइन करेगा वो प्रेसिडेंट ही होगा। अगर जैसे कोई एक कानून बनता है, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर पे जाता है, प्रेसिडेंट पे जाता है। प्रेसिडेंट क्या करेगा? अगर उसे वो कानून सही लगता है, सही लगता है वो बिल, तो वो उसे साइन कर देगा। और अगर उसे वो बिल अच्छा नहीं लगता या फिर वो उसे नहीं मानता, तो उसको क्या कर सकता है? उसको अपनी पॉकेट में डाल सकता है, मतलब उसको रोक सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के, उसके प्रेसिडेंट के पास एक और शक्ति होती है, पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट की ये पावर होती है पॉकेट, कि वो किसी भी काम में, किसी भी कानून में स्टे लगा सकता है। किसके काम में? प्रधानमंत्री के काम में, संसद के काम में। अब संसद की बात हुई है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट, मतलब 79 में बात होती है, पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की गई है। 81 में कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात की गई है। मतलब देखिए, ये हमारी पहली अब की संसद है, पहले करंट, और अब जो न्यू संसद बनने वाली है वो है हमारी ये वाली, जिसमें बहुत सारा पैसा लगा है, 8,000 करोड़ के लगभग लगाए। और स्टेट्स की काउंसिल के बारे में जो बात हुई है वो बात करता है 80। अब जो हमारे दो तरीके की सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, वही कंपोजिशन इसमें बात की गई है। 81 बात करता है हाउस ऑफ द पीपल के कंपोजिशन के बारे में, वही लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, 79 जो बात करता है संसद की बात करता है, लोकसभा, राज्यसभा। 82 बात करता है सेंसस के बारे में, कि सेंसस की रीएडजस्टमेंट कैसे हो। पार्लियामेंट के जो हाउसेस होंगे वो कितने ड्यूरेशन में लगेंगे, मतलब जो पार्लियामेंट में चर्चा होती है संसद में, वो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 83 में बात करता है। पार्लियामेंट में जो भी मेंबरशिप होगी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब जैसे
पार्लियामेंट में जो भी एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो इतना, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में किसमें बताया गया है? 84 में। 85 में सेशन, पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में बताया गया है कि कब कब उसके सेशंस लगेंगे। 86 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो कब कब संसद को मतलब लोकसभा राज्यसभा को कब कब उसको एड्रेस कर सकता है। और 87 में एक स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 88 में मिनिस्टर्स के राइट और अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस के बारे में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। 89 में पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। 90 में बात की गई है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। जो स्टेट्स हैं, एक चेयरमैन होता है, एक डिप्यूटी चेयरमैन होता है, ये ऑफिसर्स होते हैं, ये अपना काम करते हैं। आपने देखा होगा स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर एक पार्लियामेंट में स्पीकर बैठते हैं, वो भी इन्हीं के ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के। तो उनका जो उनकी वैकेशन कैसे होगी, उनका रिज़ाइन कैसे होगा, उसके 90 में बात की गई है। एक डिप्यूटी चेयरमैन की क्या पावर होती है, वो 91 में बात की गई है। 92 में चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल के ऊपर, मतलब उनको अगर हटाना हो तो 92 में बात की गई है, ठीक है। 93 में स्पीकर की बात की गई, देखा मैंने ऑफिसर बताया अभी, ये स्पीकर के बारे में और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। जैसे कोई भी संसद चलती है, संसद में जो मतलब सेशन चलते हैं, उसमें जब दो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, आपने देखा होगा कभी टीवी पे, तो स्पीकर बैठा रहता है जो उनको कंट्रोल करता है। जैसे कभी अविश्वास प्रस्ताव अगर किस विपक्ष ने दे दिया, तो उसको जो वोट काउंटिंग होंगे, वो वोट काउंटिंग भी स्पीकर ही कराएगा, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कराएंगे। ज़्यादातर जो कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं। 94 इनकी वैकेशन के बारे में बताया गया है। वही फिर डिप्यूटी स्पीकर के पावर के बारे में 95 में बताया गया है, और उनके रिमूवल के बारे में 96 में बताया गया है। सेम प्रोसेस है 80, 92, 93, 96 में। चेयरमैन की सैलरी क्या होगी, 97 में बताया गया है। पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट के बारे में इसमें बताया होगा, इसको देखा होगा आपने, स्पीकर, ये स्पीकर के रूप में रहते हैं। आपको इनका भी नाम बताना है मुझे कि ये स्पीकर कौन है, इनका क्या नाम है, जल्दी से बताइए ना कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बता दो। अगर आपको नहीं पता तो पता करो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस के कंडक्ट के बारे में बात की गई है। मेंबर्स को ओथ कौन दिलाएगा, 99 में बात की गई है, ठीक है। वोटिंग हाउसेस में जो वोटिंग होगी उसकी वैकेंसीज या उसके बारे में 100 में बात की गई है। और डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी मेंबर अगर बदतमीजी करता है संसद में, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। या फिर वो उसके ऊपर कोई अगर क्राइम व्राइम है तो उसके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन पे है। 101 100 हमने पढ़ लिया आर्टिकल्स ध्यान से, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 52 से कितने हो गए, 100 हो चुके हैं। ध्यान से, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको वीडियो ये पसंद आ रही है, तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा जल्दी से। 101 सीट्स की वैकेशन, अगर सीट्स खाली हैं तो उसको भरने का। मेंबरशिप को डिस्क्वालिफिकेशन का 102 में बात किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, 99, 102 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंबर्स के डिसीजन पे क्वेश्चंस करने का। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। मतलब जैसे अगर कोई भी 90, ये क्या है, 104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले योग्य न होने या अयोग्य घोषित होने पर एक दंड होगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी ओथ लेने वाले हैं, लेकिन वो मेंबर को शपथ लेने से पहले ही पता चलता है कि वो बंदा क्वालिफाई ही नहीं है उन चीज़ों में, या फिर उसके पीछे कोई क्राइम है, उसको क्रिमिनल है, तो उसको फिर दंड दिया जाएगा, उसको वो शपथ नहीं लेने दी जाएगी। 105 कहता है कि कुछ पावर्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर्स को। जैसे आपको पता होगा कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो कहते हैं, जो भी सदस्य होते हैं संसद के, उनको जो एक तरीके से
कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब उनकी सैलरी, अगर अगर कल को मैं एक पार्लियामेंट का मेंबर बन गया और मैं चाहे एक दिन के लिए ही वो मेंबर बनाऊं, लेकिन मुझे पूरे जीवन मेरे को सैलरी मिलती रहेगी। ये बहुत सारे पावर्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस भी मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, या फिर एक तरीके से काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, कुछ छूट मिलती हैं। ठीक है, 105 कहता है संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेष अधिकार के बारे में बात की गई है कि उनके क्या विशेष अधिकार हैं। 106 में उनको वेतन और उनको भत्ते के बारे में बताया गया, उनको क्या सैलरी मिलेगी इसमें। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, विधायी प्रक्रिया। यहाँ से स्टार्ट होती है कि पैसे के बारे में विधायी प्रक्रिया क्या होगी। 107 बात करता है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। जितने भी जो बिल पास होते हैं वो 107 की उससे इंट्रोडक्शन से होते हैं। 108 में जॉइंट सिटिंग इन बोथ हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग के बारे में बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 108 में जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होगी वो किस में होगी, 108 में, उसके बारे में बात की गई है। 109 में मनी बिल्स के रिस्पेक्ट में एक स्पेशल प्रोसीजर है। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में है और 111 में उनकी सहमति, बिल्स की सहमति के ऊपर है। जैसे कोई भी बिल आया, बिल जैसे जो बजट पारित होता है उसमें जो बिल्स लगते हैं या फिर बहुत सारे, वो सब इसमें आ जाते हैं। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है कि सरकार ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना रेवेन्यू कलेक्ट से, कैसा कितना पैसा आया, कितना पैसा उसने एजुकेशन में लगाया, कितना कहाँ लगाया, तो वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में है। ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन आया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। 112। 113 में प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, मतलब 113 में पार्लियामेंट के इसमें मतलब जो भी बिल्स पास होते हैं वो संसद में ही होंगे, उसका कुछ प्रोसीजर है। 114 में विनियोग विधेयक मतलब अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बताया गया है। 115 जो है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बताता है। 116 वोट्स ऑन अकाउंट एंड वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स, मतलब जो भी लेख करना हो या फिर कोई अनुदान करना हो, क्रेडिट्स, वोट्स, सबका इसकी जो भी गिनती विनती होती हैं वो सब के बारे में बताया गया है। 117 स्पेशल प्रोविज़न देता है फाइनेंशियल बिल के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 112 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट आता है 118। 118 में बात की गई है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में, मतलब ये जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका जो रूल्स है वो क्या रहेगा। ठीक है, 119 में बात की गई है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, मतलब वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया की कानून द्वारा विनियम, मतलब जो भी पार्लियामेंट में जो भी फाइनेंशियल बिजनेस होते हैं उसके बारे में कुछ कानून है। 120 लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो भी लैंग्वेज यूज़ होगी या चर्चा होगी वो उसके बारे में, भाषाएं के बारे में बताया गया है। पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन मतलब कि उस जैसे पार्लियामेंट में किसी भी टॉपिक पे जब डिस्कशन होती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर बात कर सकते हो, इन पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे बहुत बार राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स या फिर मोदी जी के स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे नहीं होते, अमित शाह जी के स्टेटमेंट आते हैं जो कि उन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो सदस्यता है उस पर भी कभी कभी बात आ सकती है। 122 होता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीजिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। मतलब ये सीधा 50 से जुड़ता है कि 50 जो आर्टिकल था वो क्या कहता था, वो अलग करता था न्यायपालिका को कार्यपालिका से, कि न्यायपालिका कार्यपालिका के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कार्यपालिका न्यायपालिका के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यही है कि 122 का कहता है न्यायालय संसद की कोई भी अगर कार्यवाही हो रही है तो उसमें कोई जांच नहीं कर सकती। अच्छा, इसी से मेरे को एक चीज़ याद आती है, जैसे कोई भी हमारे पास 3 तरीके की वो है, 3 हमारी जो पिलर्स हैं देश के वो हैं, एक तरीके से कार्यपालिका,
एक है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो कि, और एक है न्यायपालिका। तो पहले मैं इनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जो कार्यपालिका है वो काम करती है, जैसे कोई भी कानून को लागू करवाना हो तो वो कार्यपालिका करेगी, लेकिन वो कानून सही है या नहीं है, उस कानून से लोगों को फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसकी जांच कौन करेगी? न्यायपालिका ही करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 122 आपको समझ आ गया होगा। 123 क्या कहता है? 123 भी प्रेसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट का आपको याद होगा, मैंने किस समय में बताया था? 52 में प्रेसिडेंट का बताया था। 60 में उनकी ओथ आती है, 61 में उनको हटाने का अधिकार है, और 72 में उनकी एक स्पेशल पावर है कि वो किसी की भी फांसी की सज़ा कम करा सकते हैं या पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। ऐसी 123 में प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं कोई भी। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आज पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कोई बिल पेश कराना हो तो उस पर पहले चर्चा होगी, फिर वो बिल आगे जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, फिर वो लागू किया जाएगा पूरे देश में, और धीरे धीरे उसका चलेगा। इसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन राष्ट्रपति पे ये पावर है कि अगर उसको कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, कोई एक आदेश पास करना है, तो वो सीधा पास कर सकता है। और उसकी किसी भी स्टेट में जैसे इमरजेंसी लग जाती है, इसमें सीधी बात होती है। ये 3 इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी भी इम्पोर्टेंट है इसमें। चलो ये मैं बता देता हूँ। 352, 356 और 360 में आर्टिकल में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। जैसे किसी अभी मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, मणिपुर में अभी हिंसा बहुत हो रही है। उसमें अगर स्टेट से वो कोई चीज़ अगर कोई काबू में नहीं आ पाती वो हिंसा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लग सकता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो ताकि प्रेसिडेंट की कोई भी अध्यादेश पारित कर सके। लेकिन ये ज़्यादातर कब होता है? संसद के अवकाश के दौरान, मतलब जब संसद ना हो रिसेस ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जब नहीं है वहाँ पे, या पार्लियामेंट किसी वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश पारित कर सकता है। अब यही सेम पावर गवर्नर के पास है। किसके पास है? गवर्नर के पास है। सेम गवर्नर जो है एक तरीके से स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। गवर्नर के पास है ये पावर। कौन सा आर्टिकल में? 213 आर्टिकल में। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होती है ये वीडियो। और हमने आज इसमें 123 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। 123 आर्टिकल में हमने 1 से 4 प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, 1 से 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 से 11 सिटीजनशिप नागरिकता, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, वैसे 31 तक है वो, 32 तक फंडामेंटल राइट्स। 33, 34, 35 में वो आ गई, मार्शल लॉ के बारे में आ गया। 36 से 51 DPSP के बारे में, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताते हैं, जहाँ पे स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़ को लागू करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। जैसे पंचायत में या फिर ऑफिस में कोई लीव देनी हो, वर्कर्स लेबर्स के बारे में बात होती है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके, या फिर कोई भी स्टेट के CM जो हैं अपनी योजनाओं से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये सब आती हैं, बहुत सारी योजनाएं लागू हो रखी हैं, दे सकते हैं बहुत सारी। जैसे उड़ीसा में अलग ही योजनाएं हैं, केरला में अलग योजनाएं हैं जो CM देते हैं। फिर 52 में ए में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात हुई, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 53 से प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई, 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई, 74 में COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात हुई, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई, 79 में पार्लियामेंट के बारे में बात हुई, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात हुई। 80 के बाद किस में आता है हमारा? 80 में आ जाता है। 80 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है 80 में, हाँ, लोकसभा राज्यसभा। इसमें फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 93 में याद रखना, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बात हुई है।
और चेयरमैन के बारे में बात हुई है। 99 में ओथ के बारे में बात हुई है, मेंबर्स के ओथ, उनकी वोटिंग के बारे में जो भी है। सबसे इम्पोर्टेंट है 108 में बिल्स के बारे में बात हुई है। 110 में मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बात हुई है। 112 जो सबसे इम्पोर्टेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात हुई है। 118 में उनके प्रोसीजर के बारे में बात हुई है पार्लियामेंट में। और 123 है ऑर्डिनेंस के बारे में। तो आपको अगर कोई भी आपको ये वीडियो में कोई भी अगर किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। मैं अपने अगले पार्ट में जब इसकी वीडियो लाऊंगा तो इसे अच्छे से और कवर करूंगा। और इन सब आर्टिकल्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि डिटेल में इनमें क्या क्या लिखा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ये पढ़ सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल एक PDF चाहिए जिसमें आपको बस एक एक लाइन में सब कुछ पढ़ना है कि जल्दी से आपको याद हो जाए, उसकी भी एक PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको कवर किया है प्लस पिक्चर के साथ। तो आपको जो भी डाउट हैं या फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई किसी भी रिलेटेड तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। रिट्स के बारे में मैंने बताया, रिट्स के बारे में, रिट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण रिट, इसके बारे में प्रतिषेध, इसे प्रतिषेध कहते हैं, याद रखना, प्रतिषेध। उत्प्रेषण रिट हो गया एक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन अगर आपको रिट्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए, शेड्यूल्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए, या फिर फंडामेंटल राइट्स पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।